गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार होगा। 10 का दम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है जो कि स्पेशली 19 जून को आयोजित होने वाली एक महत्वपूर्ण और बड़ी भर्ती परीक्षा के लिए बनाई गई है, लेखपाल भर्ती परीक्षा। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस परीक्षा का आयोजन 19 जून 2020 को होना है और लगभग जैसे जैसे दिन आपके बढ़ते जा रहे हैं वैसे आपकी हृदय की धड़कनें भी आपकी बढ़ती जा रही हैं, है ना। 10 का दम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है जिसके अंतर्गत पिछले 10 सालों में जितने भी बड़े एग्जाम हुए हैं और इन एग्जाम में जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक से हो, चाहे सामान्य विज्ञान हो, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, संविधान हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, जितने भी प्रश्न आपके आते हैं इनका एक कलेक्शन होगा और एक ही वीडियो के अंतर्गत इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। अगले 10 से 15 मिनट तक इनका पोस्टमार्टम होगा। देखने में इनकी संख्या आपको 12 से 13 दिखाई देगी, लेकिन निश्चित रूप से जो है अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ये प्रश्न आपके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आज नहीं तो कल इस वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जिनकी वनडे एग्जाम में आने की बारंबारता ज़्यादा रहती है। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस पहले सेशन का पहले प्रश्न का। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को आप मास्टर ग्रंथि, है ना, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं या मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। सामान्य विज्ञान से लिया गया एक क्वेश्चन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आपको मिल जाता है। उत्तर आपका क्या होगा? पीयूष ग्रंथि, है ना, पीयूष ग्रंथि, या इसी को अंग्रेजी में आप पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है और मास्टर ग्रंथि जितने भी मानव के जो एक्टिविटी होती है वो इसी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित की जाती है और यही कारण है कि इसको आपने क्या कहा है, मास्टर ग्लैंड के नाम से संबोधित किया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है इंसुलिन की खोज जो है वह किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा इंसुलिन की अगर बात करिएगा तो ये जो आपके होंगे बैटिंग एवं बेस्ट, है ना, बैटिंग एवं बेस्ट, इन्होंने जो है इंसुलिन की खोज की थी और किस सन में की गई थी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1932, 1932, है ना। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, स्पेशली मधुमेह रोगियों में, यानी जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उसमें जब आपका अग्नाशय से जो आपका इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, ये जब इसका श्रावण कम हो जाता है तो इनको इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है, इंसुलिन के इंजेक्शन बनाए जाते हैं और यही इंसुलिन किसके द्वारा खोज किए गए हैं, तो बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा, है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है किस विटामिन को आप ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है ना। किस विटामिन को आप ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। उत्तर बता दीजिएगा, विटामिन ई, है ना, विटामिन ई कहिए या इसी का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल या विटामिन ई जो है वह ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। विटामिन से एक क्वेश्चन आपको कन्फर्म है। 4-5 विटामिन, 6 विटामिन आपके हैं, ए, डी, ई, के और बी और सी, है ना। तो ये 6 विटामिन है, 6 विटामिनों से उनकी विशेषताओं से प्रश्न आपके हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है कि आने वाली परीक्षा में अगर प्रश्न यहाँ से बनता है तो आपका क्वेश्चन गलत ना होने पाए। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है देवा शरीफ मेला, यूपी स्पेशल से लिया गया क्वेश्चन है। देवा शरीफ या देवा मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लेकर चलिएगा, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। देवा शरीफ मेला का आयोजन किस शहर में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में स्थित यह मेला कहाँ पे है, तो बाराबंकी, है ना, बाराबंकी बता दीजिएगा देवा शरीफ के लिए। एक इम्पॉर्टेंट मेला है उत्तर प्रदेश के मेले और महोत्सव। अगर आप यूपी का एग्जाम देने जाते हैं या किसी भी राज्य विशेष की परीक्षा देने जाते हैं तो उस राज्य विशेष का इतिहास, है ना, उसका भूगोल, वहाँ की जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, वहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। अगर आप यूपी लेखपाल देने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है आपका उत्तर प्रदेश से भी प्रश्न बनेगा। वहाँ के मेले महोत्सव, उत्तर प्रदेश में जितने भी मेले हैं उसका आप एक बार सरसरी निगाह देख लीजिएगा। निश्चित रूप से देवा मेला आप पिछले 10 साल का कोई भी मॉडल पर उठाइएगा, आपको निश्चित रूप से ये मेला कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देवा शरीफ की वहाँ पे दरगाह है और वहीं पे मेला लगता है बाराबंकी में, है ना। इसके अलावा कई मेले हैं,
एग्जाम में जैसे क्लासेस आपके बढ़ेंगे मैं आपको बताता चलूंगा, है ना। आइए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सौरमंडल के किन ग्रहों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। किन ग्रहों को आप नग्न आंख बिना किसी यंत्र की सहायता दे सकते हैं, तो केवल दो याद रखिएगा, एक तो अरुण और एक वरुण, है ना। यूरेनस और नेपच्यून ऐसे दो ग्रह हैं जिनको बिना किसी यंत्र की सहायता से आप नहीं दे सकते हैं। इनके अलावा जितने भी आपके बच रहे हैं, चाहे वह बुध हो, चाहे वह शुक्र हो, चाहे वह मंगल हो, चाहे बृहस्पति हो और चाहे आपकी शनि हो, इन सभी को जो है नग्न आंख से दे सकते हैं। मतलब कहने का दो ग्रह आपको याद रखने हैं, अरुण और वरुण, जिसको कि आप नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। इनके अलावा जितने भी बचते हैं सबको आप देख सकते हैं, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये 5 ग्रह ऐसे हैं जिनको आप नग्न आंखों से देख सकते हैं बिना किसी यंत्र की सहायता से, है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन, सिस्टर ऑफ अर्थ, है ना, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या भगनी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सोलर सिस्टम से अगर प्रश्न बनता है, सौरमंडल से अगर प्रश्न बनता है तो ये प्रश्न की आने की संभावना जो है ज़्यादा रहती है ना। किस ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी की बहन, तो बताइएगा शुक्र, बताइएगा शुक्र, शुक्र कहिए या वीनस कह लीजिए, जिसे कि पृथ्वी की बहन, पृथ्वी के समान आकृति है ना। हमारी पृथ्वी जो है आकार की दृष्टि से सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। 6ठे नंबर पे शुक्र का नंबर आता है। पृथ्वी के समान आकृति और व्यास होने के कारण इसकी तुलना जो है पृथ्वी से की गई है, इसकी तुलना जो है पृथ्वी से कहा किया गया है और इसको आपने क्या कह दिया है, सिस्टर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की बहन। भगनी ग्रह, भगनी मतलब संस्कृत भाषा में बहन को भगनी कहा जाता है, इसलिए इसको भगनी ग्रह कहा गया है। इसके अलावा शुक्र ग्रह की अगर बात करिएगा तो शुक्र ग्रह जो है वह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म होने की वजह से शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर ग्रह के नाम से भी जानते हैं। CO2 की अधिकता पाई जाती है, इसलिए सौरमंडल यहाँ का सब हमेशा गर्म रहता है ना। और इसके अलावा शुक्र ग्रह को आप एंजल ऑफ ब्यूटी यानी सौंदर्य का देव भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वीनस, है ना, रोमन साम्राज्य में वीनस को सुंदरता की देवी के रूप में जाना जाता है और यही कारण है कि शुक्र को आप सुंदरता की देवी के रूप में भी जानते हैं। जितना भी प्रश्न शुक्र के आसपास बन सकते हैं वो हमने आपको बता दिया है। यही तो फायदा है इस सीरीज का, यही फायदा है। प्रश्न मैंने एक यहाँ पूछा था, किस ग्रह को आप पृथ्वी की बहन कहते हैं, शुक्र उत्तर था, और शुक्र के चारों ओर जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं वो मैंने यहाँ बता दिया है। मतलब यहाँ से आपके प्रश्न अगर पूछे आते हैं तो गलत होने की संभावना आपकी न तो बराबर रहेगी। कमेंट सेक्शन में एक उत्तर मुझे बताइएगा कि शुक्र ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, शुक्र ग्रह का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। कमेंट सेक्शन में इसका मुझे उत्तर बताइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे, शिक्षा किस सूची का विषय है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। शिक्षा किस सूची का विषय है आपसे पूछा गया है, तो बता दीजिएगा समवर्ती सूची, है ना। समवर्ती शिक्षा जो है वह किस सूची का विषय है, उत्तर बताइएगा समवर्ती सूची। और किस अमेंडमेंट के तहत, पहले जो है शिक्षा किस सूची में था, राज्य सूची का विषय था, है ना। 1976 में 42वां अमेंडमेंट होता है, 42वां संशोधन होता है 1976 में, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर क्या कर दिया गया था, समवर्ती सूची में रख दिया गया था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी, शिक्षा कहाँ पर है, समवर्ती सूची में, और किस अमेंडमेंट के द्वारा हुआ, 1976 में 42वां अमेंडमेंट, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय संवैधानिक सुधार अधिनियम संबंधित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट का संबंध किस वर्ष से है, यानी यह एक्ट कब आया था आपको बताना होगा। उत्तर जो आपका होगा 1784 में। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आप लोग के लिए, 1784 में पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट, है ना। कई अधिनियम आपके आए थे, भारतीय संविधान का जब विकास हो रहा था तो कई अधिनियम आपके आते हैं। इसी क्रम में एक वर्ष आपका पड़ता है 1784, जिसमें कि पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट आपका आया था, है ना। अगला पूछा गया है किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। किस अनुच्छेद के तहत आप भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, पूछा गया है ना। CAG कैग की नियुक्ति की संक्षिप्त तहत होती है
अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148 बताइएगा। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, है ना। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इसको भी इंपॉर्टेंट लेके चलिएगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आप लोग के लिए। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? लखनऊ बताइएगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, है ना। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, देखिए एक तो लखनऊ है, एक शाहजहांपुर है ना। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात की जाएगी, लखनऊ बताइएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजकीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? राजकीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? उत्तर लखनऊ नहीं होगा, बल्कि होगा शाहजहांपुर। दोनों में कंफ्यूजन आपको होता है। ऑप्शन में लखनऊ भी देगा, ऑप्शन में शाहजहांपुर भी देगा। अगर पूछा जाए केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ। राजकीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शाहजहांपुर। और शाहजहांपुर आपका वही है जो उत्तर प्रदेश का नवीनतम नगर निगम है ना। उत्तर प्रदेश का नवीनतम नगर निगम शाहजहांपुर, और इसी शाहजहांपुर में जो है अढ़ाई घाट मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो यह चीज़ आपके भी शाहजहांपुर से अगर प्रश्न आपका बनता है तो आप गलत नहीं करेंगे, है ना। चलिए आप मुझे बताइएगा वर्तमान समय में, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो चलिए हाँ, चरकुला लोक नृत्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूपी का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, चाहे अपर लेवल का एग्जाम हो, चाहे लोअर लेवल का एग्जाम हो, चाहे बाबू की भर्ती हो, चाहे आपका पीसीएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। चरकुला लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है पूछा गया है, राज्य नहीं पूछा गया है, क्षेत्र की बात की जा रही है। अगर राज्य पूछा जाता उत्तर प्रदेश, चरकुला का संबंध उत्तर प्रदेश से है। और चूंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात नहीं की गई है बल्कि क्षेत्र की बात की गई है, जो क्षेत्र आप बताइएगा ब्रजभूमि, है ना। ब्रजभूमि से संबंधित यह नृत्य चरकुला जो कि उत्तर प्रदेश में आपका है, इसी में जो है महिलाएं 108 घड़ा लेकर सिर पर क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। उत्तर बताइएगा ब्रजभूमि, राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश आपका होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट से रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना आपकी ज़्यादा रहती है ना। ददरी मेले का आयोजन किस शहर में किया जाता है? ददरी मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह भी आपके लिए होगा। ददरी मेला यूपी का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, है ना। बलिया में आयोजित होता है। ददरी मेले का आयोजन बलिया डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, 3 तरफ से बिहार की सीमा से घिरा हुआ जिला है। और बलिया के बारे में कहा जाता है महर्षि भृगु, है ना। महर्षि भृगु और दर्दर मुनि की तपोभूमि रही है, और क्रांतिकारी मंगल पांडे की जन्म स्थली रही है। यही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का जन्म स्थल या गृह नगर भी जो है आपका यह बलिया ही है ना। चलिए इतनी चीजें आपके बलिया के बारे में हो गई। अब आइएगा ब्रेक द चेन। ब्रेक द चेन अभियान का संबंध किस राज्य से है? ब्रेक द चेन राज्य का अभियान का संबंध किस राज्य से है पूछा गया है। कोरोना काल में जब कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था और उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता थी, तब दक्षिण भारत के राज्य या कल सबसे साक्षर राज्य केरल के द्वारा इस अभियान का शुभारंभ किया गया था। उत्तर आपका क्या होगा? केरल, है ना। कोरोना काल में कोरोना के संक्रमण को तोड़ने के लिए केरल राज्य सरकार के द्वारा ब्रेक द चेन अभियान का शुभारंभ किया गया है। जितने भी पोर्टल हैं कोरोना संबंधित या जितने भी आपके अभियान हैं, जितनी भी टीमें गठित की गई थी, उनको एक बार ससुरी निगाह से आप जरूर देख लीजिएगा। आने वाली परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, केंद्रीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय, केंद्रीय कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उत्तर आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में कहाँ पे? तो कॉफी बोर्ड आपका कर्नाटक में ना। क से कॉफी बोर्ड याद रखिएगा, क से कॉफी बोर्ड याद रखिएगा, क से कर्नाटक याद रखिएगा। इस तरह के बोर्ड के हेडक्वार्टर्स भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो दोस्तों ये रहा बेहतरीन प्रश्नों का श्रृंखला।
10 का दम, जिसके अंतर्गत मुझे लगता है कि आप सभी ने पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि प्रश्नों का लेवल कैसा था, क्या ये आपके लिए उत्कृष्ट है या थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल और अप किया जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। और यही नहीं, इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि निश्चित रूप से यह उस विद्यार्थी को मिले, वहाँ तक पहुँचे जिसको इस वीडियो की वास्तव में ज़रूरत है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।